जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1, जनरल मैटर। अब इस चैप्टर को जब आप कोर्स में देखेंगे तो इसका नाम ओवरराइडिंग ऑब्जेक्टिव भी है, बट बिकॉज मेनली वी आर फोकस्ड ऑन जनरल मैटर तो इसको मैं जनरल मैटर ही कहता हूँ। अब किसी भी चैप्टर को समझने से पहले एक चीज जरूरी है, और वो क्या है कि यार फरहान भाई, जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हमारे दिमाग में होना क्या चाहिए? क्योंकि जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसका पर्पस क्या होता है। और दूसरी चीज हमें क्या समझनी पड़ेगी कि आज जब हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, अगर इफ यू फेल टू कनेक्ट चैप्टर नंबर 1 विद चैप्टर नंबर 2, आपके एमसीक्यूज गलत हो जाता है। आप सब में से बहुत सारे लोग जब पास पेपर करेंगे एक चीज रियलाइज करेंगे, और वो क्या है कि आपको कंटेंट पता हो। आज जब क्लास खत्म होगी, आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि आप सब बोलेंगे कि सर लेक्चर पूरा समझ आ गया, ये तो बड़ा आसान है। लेकिन जैसे मैं आपको कहूंगा कि इसको आप अप्लाई करें एमसीक्यूज पे, आपको वो समझ नहीं आएगा। और वो क्यों समझ नहीं आता? क्योंकि सिविल को आप 24 चैप्टर्स की तरह ट्रीट नहीं करोगे, आप एक सिंगल सिविल केस की तरह ट्रीट करोगे। कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आया और वो ये कहता है कि उनको एक सिविल का केस फाइल करना है, तो इसको आप ऐसे इंडिविजुअल नहीं पढ़ोगे कि चैप्टर 1 में ये सीखा था, चैप्टर 2 में ये सीखा था। उसको मिला के यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्टेज, क्योंकि जब आप एमसीक्यूज करेंगे उसमें वो आपको डिफरेंट सिचुएशंस देता है। हर सिचुएशन में स्टेज आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो पहले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हमारी पहली स्टेज। अब आपको क्या करना है? सिर्फ मेरे साथ कनेक्ट करना, जो भी मैं सिचुएशन आपके सामने रखूं आप सिर्फ उस सिचुएशन को फॉलो करें। अब सीन क्या है? फरहान भाई यूके में बैठे हैं, वहां पे मेरी अपनी फर्म है। माशाल्लाह 5-6 साल से प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, वकालत भी अच्छी चल रही है। मेरे ऑफिस में अली आता है। अली कहता है फरहान भाई, मुझे केस फाइल करना है मोहसिन के अगेंस्ट। अब मैं एज ए बैरिस्टर ये देखना चाह रहा हूँ कि यार किसी जमाने में जब मैंने व्हाइट बुक पढ़ी थी, जब भी कोई क्लाइंट मेरे पास आता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो देर आर सर्टेन जनरल मैटर्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे दिमाग में होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? अली जब मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि फरहान भाई मुझे मौसम के अगेंस्ट केस फाइल करना है। पहली चीज फरहान भाई अपने आप से क्या पूछेंगे कि यार ये जो क्लाइंट मेरे पास आया है, इनका केस मैं कौन सी कोर्ट में फाइल करूं? एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं सिर्फ आपके सामने दो कोर्ट के नाम रखता हूं। एक हमारी कोर्ट है काउंटी कोर्ट, और दूसरी है हाई कोर्ट। इसमें कभी भी टेक्निकल नहीं होना कि सर काउंटी कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है। कीप इट एक्सट्रीमली सिंपल। काउंटी कोर्ट कौन सी होती है? छोटी कोर्ट होती है। हाई कोर्ट कौन सी कोर्ट होती है? बड़ी कोर्ट होती है। जब अली मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि फरहान भाई केस फाइल करना है मोहसिन के अगेंस्ट। फरहान भाई ने अपने आप से ये पूछा कि यार अली का जो केस है, क्या वो काउंटी कोर्ट में फाइल होना चाहिए या वो हाई कोर्ट में फाइल होना चाहिए? तो इस सवाल के जवाब में हम आज का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि जब भी कोई क्लाइंट आके कोई केस फाइल करने की बात करेगा, मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उनका केस हमें कौन सी कोर्ट में फाइल करना है। मैंने क्या किया? मैंने व्हाइट बुक उठाई। जब मैंने व्हाइट बुक उठाई तो उसमें मुझे एक चीज पता लगी, जो सिलेबस में तो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। और वो क्या है कि बहुत मर्तबा जो हमारी व्हाइट बुक है वो आपको बता देती है कि जो भी आपके क्लाइंट का केस है वो कौन सी कोर्ट में फाइल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, यूके में जो भी डेफेमेशन की केसेस होता है इन अकॉर्डेंस विद सीपीआर, वो हमेशा हाई कोर्ट में ही फाइल होता है। कहने का क्या मकसद है कि जब अली मेरे पास आए, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे सीपीआर या जो हमारी व्हाइट बुक है वो आपको बता देती है कि उनका केस कौन सी कोर्ट में फाइल होता है। इस पॉइंट को अब हम साइड पर रख लेते हैं क्योंकि वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको मेरे साथ क्या इमेजिन करना है कि जो भी अली का मौसम के अगेंस्ट केस है, मुझे एज ए बैरिस्टर उनको एक एडवाइस देनी है। और वो एडवाइस क्या है कि अली आपका केस काउंटी कोर्ट में जाएगा या आपका केस हाई कोर्ट में जाएगा? इस सवाल के जवाब में, इन ऑर्डर फॉर मी टू आइडेंटिफाई कि मुझे क्या एडवाइस देनी चाहिए, मैं अली से एक सवाल करूंगा। और ये सवाल एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने क्लाइंट से सवाल नहीं करोगे, आप उसको एडवाइस नहीं दे पाओगे कि उनका केस कौन सी कोर्ट में जाना चाहिए। और वो सवाल क्या है? मैं अली को ये कहूंगा, यार देखो, अगर आपको मेरा मशवरा चाहिए, मुझे आप ये बताओ कि जो आपका क्लेम है, इज इट पर्सनल इंजरी इन नेचर या फिर इज इट अ नॉन पर्सनल इंजरी इन नेचर? अब इसका मतलब क्या है? जो भी सवाल है मैं बिल्कुल क्लास के आखिर में लूंगा। अब इसका मतलब क्या होता है? मैं अली को ये कहूंगा, अली मुझे आप एक बात बताओ कि जो आपका क्लेम है, क्या मोहसिन ने आपको कोई पर्सनल इंजरी कॉज किया? क्या उन्होंने आपको गाड़ी मार दी? क्या उनकी आपके साथ लड़ाई हो गई? या फिर इट्स अ नॉन पर्सनल इंजरी क्लेम, जिसका मतलब क्या है कि क्या मोहसिन और आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट था, जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ जिसकी वजह से आप उनके अगेंस्ट केस फाइल करना चाहते
तो जब अली मेरे पास आएंगे, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि उनका केस काउंटी कोर्ट में जाना चाहिए या उनका केस हाई कोर्ट में जाना चाहिए। इन ऑर्डर फॉर मी टू आइडेंटिफाई कि कौन सी कोर्ट में केस जाना चाहिए, मैं अली से ये पूछूंगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज क्लेम। अब उनका जवाब या होगा कि फरहान भाई इट्स अ पर्सनल इंजरी क्लेम, मौसिन ने मुझे धक्का दिया, मौसिन ने मुझे गाड़ी मार दी। या वो कह सकते हैं इट्स अ नॉन पर्सनल इंजरी क्लेम, जिसका मतलब क्या है कि टॉर्ट का केस हो सकता है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ब्रीच हो सकता है। अब यहाँ पे आप एक चीज और सोचोगे कि यार फरहान भाई ठीक है, अली ने जो भी जवाब दिया होगा, अली ने कहा होगा इट्स अ पीआई क्लेम या उन्होंने कहा होगा इट्स अ नॉन पीआई क्लेम। लेकिन अभी भी ये चीज हमें क्लियर नहीं हो रही कि अगर लेस से उनका पीआई क्लेम है, तो हाउ डू वी एडवाइस कि उनका केस कौन सी कोर्ट में जाना चाहिए। तो अब इस सवाल के जवाब में मैं आपके सामने दो सिचुएशन रखूंगा। पहली सिचुएशन क्या है कि जब मैंने अली से ये पूछा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्लेम, पहला अली का जवाब था पीआई क्लेम, कि इट्स अ पर्सनल इंजरी क्लेम। और दूसरी सिचुएशन होगी कि इट्स अ नॉन पीआई क्लेम। तो पहले हम आते हैं कि अगर मेरा क्लाइंट मुझे ये कहता है कि फरहान भाई मुझे मौसम के अगेंस्ट केस फाइल करना है, और वो जो केस है इट्स अ पर्सनल इंजरी केस, उन्होंने मुझे गाड़ी मार दी। अब एज अ बैरिस्टर मुझे अली को ये एडवाइस देना है कि जहां पे इट्स अ पीआई क्लेम, क्या उनका केस काउंटी कोर्ट में जाना चाहिए या उनका केस हाई कोर्ट में जाना चाहिए। अब इस सवाल के जवाब में मैं अली से एक और सवाल करूंगा, और वो सवाल क्या है कि अली मुझे क्लियर हो गया कि आपका जो क्लेम है इट्स अ पीआई क्लेम, लेकिन मुझे आप ये बताओ कि व्हाट इज द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द क्लेम, कि जो आप मौसम के अगेंस्ट केस फाइल करना चाह रहे हो उसकी फाइनेंशियल वैल्यू कितनी है। अब हमारे पास जो एक क्राइटेरिया जिससे हम ये डिसाइड करेंगे वेदर द केस शुड गो टू द काउंटी कोर्ट और टू द हाई कोर्ट, दैट डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द पीआई क्लेम। एंड दिस इज योर फर्स्ट पोटेंशियल एमसीक्यू इन द एग्जाम, कि अगर अली का जो क्लेम है इट्स अ पीआई क्लेम एंड द वैल्यू इज लेस देन 50,000 पाउंड, जहां पे पीआई क्लेम है और अली ये कहते हैं कि फरहान भाई मेरा जो क्लेम है उसकी वैल्यू 50,000 पाउंड से कम है, तो वहां पे मेरी एडवाइस उनको ये होगी द केस मस्ट गो टू द काउंटी कोर्ट। तो जहां पे भी आपको एग्जाम में ये सवाल नजर आए कि आपके पास कोई क्लाइंट है, इट्स अ पीआई क्लेम एंड द वैल्यू ऑफ द पीआई क्लेम इज लेस देन 50,000 पाउंड, आपकी एडवाइस क्या होगी, द केस मस्ट बी फाइल्ड इन द काउंटी कोर्ट। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे काउंटी कोर्ट में लाजमी केस फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अगर अली मुझे ये कहता कि फरहान भाई मेरा जो पीआई क्लेम है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 50,000 है या उससे 1 रुपया भी ज्यादा, तो वहां पे मेरा उनको ये मशवरा होगा कि नाउ अली हैज अ चॉइस। और ये अरूज आप इस पॉइंट को समझेंगे तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि जब अली मेरे पास आए, उन्होंने ये कहा कि फरहान भाई इट्स अ पीआई क्लेम, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि अली का जो क्लेम है क्या वो काउंटी कोर्ट में जाना है या हाई कोर्ट जाना है। इट डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द क्लेम। अगर वैल्यू 50,000 से कम है द केस मस्ट बी फाइल्ड इन द काउंटी कोर्ट। लेकिन अगर जो क्लेम की वैल्यू है वो एग्जैक्ट 50,000 है या उससे 1 रुपया भी ज्यादा है, देन अली हैज अ चॉइस। अब इस चॉइस का मतलब क्या है कि अली ये वाला केस काउंटी कोर्ट में भी फाइल कर सकता है या वो चाहे तो हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकता है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ चॉइस, कि जहां भी वैल्यू एग्जैक्टली 50,000 होगी या उससे 1 रुपया भी ज्यादा होगी। अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम में क्या करके आ जाते हैं कि फलान मैंने कहा था 50 से कम है तो काउंटी कोर्ट जाना है, 50 से ज्यादा है तो हाई कोर्ट जाना है, जबकि मैं ये नहीं कह रहा। मैं क्या कह रहा हूँ कि जहां पे वैल्यू 50,000 से कम है द केस मस्ट बी फाइल्ड इन द काउंटी कोर्ट, वहां तो लाजमी है। लेकिन अगर वैल्यू एग्जैक्टली 50,000 है या उससे 1 रुपया भी ज्यादा है, तो नाउ वी हैव अ चॉइस। और वो चॉइस क्या है कि मैं चाहूं तो अली का केस काउंटी कोर्ट में भी फाइल कर सकता हूँ या मैं चाहूं तो उस केस को हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है, और वो क्या है कि इट्स नॉट अ फ्री चॉइस। अब ये फ्री चॉइस का क्या सीन हो गया, अली ये कहते हैं कि फरहान भाई आप यही कह रहे हो ना कि मेरी मर्जी है मैं काउंटी कोर्ट जाऊं या मैं हाई कोर्ट जाऊं, चलो एक काम करते हैं हाई कोर्ट चलते हैं। तो वहां मुझे अली को एक और कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, और वो क्या है कि जहां पे इट्स अ पीआई क्लेम एंड द वैल्यू इज एग्जैक्टली 50,000 या उससे 1 रुपया भी ज्यादा, हम चॉइस एक्सरसाइज करने के बाद काउंटी कोर्ट में भी जा सकते हैं और हम चाहें तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर अली मुझे ये कहते हैं कि फरहान भाई ठीक है, हम एक काम करते हैं काउंटी कोर्ट में जाके केस फाइल कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, काउंटी कोर्ट में जाएंगे केस फाइल कर देंगे, क्योंकि अली की चॉइस थी, उनकी मर्जी थी। लेकिन अगर अली मुझे ये कहते हैं कि फरहान भाई मेरी चॉइस है ना,
एक काम करते हैं, हम हाई कोर्ट में चलते हैं और केस फाइल करते हैं। अब वहां मुझे अली को ये बताना पड़ेगा कि इवन दो हमारे पास चॉइस है, लेकिन अगर आप वो चॉइस एक्सरसाइज करने के बाद हाई कोर्ट जाना चाहते हो, बड़ी कोर्ट में जाना चाहते हो, तो आप जा सकते हो। लेकिन वहां पे हमारे पास तीन एडिशनल फैक्टर्स हैं जिस बेस पे आप कोर्ट को सेटिस्फाई करोगे। अगर आप काउंटी कोर्ट चले जाओ तो वहां पे फैक्टर्स नहीं है, वहां पे बिस्मिल्लाह करें, कोर्ट में जाके केस फाइल करना। लेकिन अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि क्योंकि मेरी चॉइस है, बिकॉज द वैल्यू इज एग्जैक्टली 50,000 या उससे 1 रुपया भी ज्यादा, तो हम एक काम करते हैं, हम हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट आप जा सकते हो, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन वहां हमारे पास तीन एडिशनल फैक्टर्स हैं जिस पे हमें हाई कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा कि क्यों हम अपनी चॉइस एक्सरसाइज करने के बाद हाई कोर्ट में आ रहे हैं। अब ये जो तीन फैक्टर्स हैं, इसके बारे में एक चीज आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है कि आप तीनों के तीनों कोर्ट को दिखा दो, आपकी मर्जी, या तीनों में से किसी भी एक पे अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर लो तो आप हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। और वो तीन फैक्टर्स कौन से हैं? नंबर वन, द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द क्लेम। कि मैं अली का केस हाई कोर्ट में लेके जाता हूँ और हाई कोर्ट कहती है फरहान भाई आप हमारे पास क्यों आए हो, आप कोई एडिशनल फैक्टर दिखाओ तो सही। तो क्योंकि हमारे पास तीन फैक्टर है, मैं पहले फैक्टर पे कोर्ट को कन्विंस करता हूँ। मैं कोर्ट को ये कहता हूँ कि अली के जो क्लेम की फाइनेंशियल वैल्यू है वो इतनी ज्यादा है कि जो बड़ी कोर्ट है, क्योंकि मैंने शुरू में आपको कहा हाई कोर्ट जो होती है वो बड़ी कोर्ट होती है, हम ये चाहते हैं जो बड़ी कोर्ट है वो इसका फैसला सुनाए। अब फाइनेंशियल वैल्यू की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर अली के क्लेम की वैल्यू 50,000 और 50 रुपए है, क्या वो फाइनेंशियल वैल्यू को क्रॉस करेगा? इफ यू आर अ जज और मैं अली का केस लेके आ जाता हूँ हाई कोर्ट में, तो क्या इस पॉइंट पे आप हाई कोर्ट को कन्विंस कर सकते हो कि अली के क्लेम की वैल्यू बहुत ज्यादा है? ऑफ कोर्स आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 50,000 सिर्फ थ्रेशोल्ड है कि 50 अगर आप क्रॉस करोगे या एग्जैक्ट अगर आपका 50 है तो यू आर एलिजिबल टू फाइल द केस इन द हाई कोर्ट। लेकिन उस 50 के बाद, उस थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद आपको दिखाना है कि फाइनेंशियल वैल्यू इतनी ज्यादा है, 1 लाख है, 3 लाख पाउंड है, कि आप हाई कोर्ट में केस लेके आना चाहते हो। दूसरा फैक्टर जो आप हाई कोर्ट को दिखा सकते हो, दैट इज जो आपका केस है इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। मैं अली का केस हाई कोर्ट लेके चला गया और हाई कोर्ट बोल रही है कि आप हमारे पास क्यों नहीं, क्यों आ रहे हो, आपकी चॉइस थी, आप काउंटी कोर्ट क्यों नहीं गए। तो हम हाई कोर्ट को ये कहते हैं कि जो अली का केस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? अगर अली फरहान भाई को सू करना चाहता है, हमारी सिंपल ट्रांजेक्शन थी, मैंने कहा मैं आपको सिविल पढ़ाऊंगा, उसके बदले में आप मुझे कंसिडरेशन देंगे। नाउ दिस इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स केस, राइट, बहुत सिंपल केस है। लेकिन अगर अली ने मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने आबिद के साथ सब कॉन्ट्रैक्ट किया, आबिद ने उसका काम जो है रबिया को दिया, अब चार पांच पार्टीज इन्वॉल्व हो गई। अब अली जब हम चार लोगों को सू करना चाहता है तो अब हम इसको कहेंगे कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स केस। तो जहां पे आप हाई कोर्ट जाते हो, जहां पे द वैल्यू इज एग्जैक्टली 50,000 या उसे 1 रुपया भी ज्यादा, तो हाई कोर्ट को आप कह सकते हो कि सर क्योंकि हमारा जो केस है इट इज कॉम्प्लेक्स, इसमें रेमेडी बहुत है, इसमें इश्यूज बहुत ज्यादा है, तो हम चाहते हैं कि एक सीनियर जज सिटिंग इन द हाई कोर्ट वो हमारा मसला हल करे इन कंपैरिजन टू अ जूनियर जज इन द काउंटी कोर्ट। और तीसरा फैक्टर हमारा जिस बेस पे अली अपनी चॉइस एक्सरसाइज करने के बाद हाई कोर्ट जा सकता है, दैट इज पब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ द केस। मैं हाई कोर्ट को ये कहूंगा कि सर अली का जो केस है इसमें जो भी फैसला आएगा, इसमें जो भी जजमेंट आएगी, वो पब्लिक एट लार्ज बहुत लोगों को इम्पैक्ट करेगी। देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिडेंट। जो भी सीनियर कोर्ट्स होती है यूके के अंदर, वो जो भी रूलिंग देती हैं वो लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होती है। तो हम हाई कोर्ट को क्या करेंगे सर, क्योंकि आप सीनियर हैं, हम चाहते हैं कि आप इस केस का फैसला सुने, ताकि जो इस केस की पब्लिक इंपॉर्टेंस है तो वो तमाम लोगों को फायदा देगा, क्योंकि आपका जो फैसला है वो बाइंडिंग होता है, काउंटी कोर्ट के जज का फैसला बाइंडिंग नहीं होता। तो अभी तक हम क्या समझे? बहुत सिंपल सिचुएशन, और वो कौन सी है कि जहां पे भी मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा, पहली चीज मुझे क्या डिसाइड करनी है कि उनका केस काउंटी कोर्ट में जाना है या उनका केस हाई कोर्ट में जाना है। इस सवाल के जवाब के लिए मैंने अपने क्लाइंट से क्या पूछा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्लेम, इज इट अ पीआई क्लेम और इज इट अ नॉन पीआई क्लेम। इस सवाल के जवाब में क्लाइंट ने हमें अभी तक क्या बताया कि फरहान भाई इट्स अ पीआई क्लेम, मोहसिन ने मुझे गाड़ी मारी। अब अली का जो पीआई क्लेम है, क्या वो काउंटी कोर्ट में जाना चाहिए या वो हाई कोर्ट में जाना चाहिए? उसका जवाब मैंने आपको क्या बताया, डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द क्लेम। अगर अली के क्लेम की वैल्यू 50,000 से कम है, लैंग्वेज आपको क्या याद रखनी है, द केस मस्ट बी फाइल्ड इन द काउंटी। लेकिन अगर एग्जैक्टली 50,000 है, बहुत लोग एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एग्जैक्ट 50,000 पे क्या होगा। अगर वैल्यू एग्जैक्टली 50,000 है या उससे 1 रुपया भी ज्यादा है,
देन अली हैज अ चॉइस। चॉइस का क्या मतलब है? कि वो काउंटी कोर्ट में भी केस फाइल कर सकते हैं, वो हाई कोर्ट में भी केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आफ्टर एक्सरसाइजिंग दैट चॉइस अली ये कहते हैं कि फरहान भाई मुझे काउंटी कोर्ट में जाना है, तो हम जाके काउंटी कोर्ट में केस फाइल कर देंगे, कोई और फैक्टर हमें नहीं दिखाना। लेकिन अगर अली ये कहते हैं कि फरहान भाई क्योंकि मेरी चॉइस है, मैं चाहता हूँ हाई कोर्ट में केस फाइल करें, तो वहां मैं अली को क्या एडवाइस दूंगा कि अली टेक्निकली वी आर क्वालिफाइड कि हम जाएं हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन वहां पे तीन एडिशनल फैक्टर्स हैं, या तीनों के तीनों पे कोर्ट को सेटिस्फाई करो, या किसी भी एक फैक्टर पे कोर्ट को सेटिस्फाई करो कि क्यों आपका केस हाई कोर्ट में जाना चाहिए। और वो तीन फैक्टर्स कौन से हैं? फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द क्लेम, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस एंड पब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ द केस। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं और मैंने जब अली से ये पूछा कि अली जो आपका क्लेम है उसकी नेचर क्या है, और अली ने बोला फरहान भाई इट्स अ नॉन पर्सनल इंजरी क्लेम, मेरा मौसम के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, मौसम ने वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, अब मैं मौसम के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहता हूँ। तो जहां पे मेरे क्लाइंट का जो क्लेम है इट्स अ नॉन पीआई क्लेम, पर्सनल इंजरी उसमें नहीं है। एमसीक्यू में सिंपल क्या आइडेंटिफाई करना है कि पर्सनल इंजरी हुई या नहीं हुई। जहां पे पर्सनल इंजरी नहीं है, मुझे कैसे पता लगेगा कि अली का केस काउंटी कोर्ट में जाना है या हाई कोर्ट में जाना है? अगेन इट डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द क्लेम। एंड नाउ द वैल्यू वी आर गोइंग टू लुक एट इज 1 लाख पाउंड। जहां पे अली के क्लेम की वैल्यू 1 लाख से कम है, द केस मस्ट बी फाइल्ड इन द काउंटी कोर्ट। लेकिन जहां पे अली की क्लेम की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है, तो वहां पे अगेन अली हैज अ चॉइस। और यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट वो सेम कॉन्सेप्ट है। वो क्या है कि आफ्टर एक्सरसाइजिंग दैट चॉइस, अगर अली काउंटी कोर्ट में जाना चाह रहे हैं वो चले जाएंगे, केस फाइल कर देंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि फरहान भाई मेरी चॉइस है, मैं हाई कोर्ट में केस फाइल करना चाह रहा हूँ, वो हाई कोर्ट में भी केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगेन हमें क्या दिखाना पड़ेगा? या फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द क्लेम, या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस, या पब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ द केस। अब यहाँ पे एक सवाल है, और वो ये है कि फरहान भाई आपने हमें ये बताया कि इन पीआई क्लेम अगर वैल्यू 50,000 से कम है, केस मस्ट बी फाइल्ड इन द काउंटी कोर्ट। लेकिन अगर एग्जैक्ट 50,000 या उससे 1 रुपए भी ज्यादा, तो हमारे पास चॉइस आ जाती है। लेकिन नॉन पीआई क्लेम में मैंने आपको ये बात नहीं बताई। नॉन पीआई क्लेम में आपको क्या याद रखना है कि जहां पे वैल्यू 1 लाख से कम है, द केस मस्ट बी फाइल्ड इन द काउंटी कोर्ट। जहां पे 1 लाख से ज्यादा है, यू हैव अ चॉइस। लेकिन अगर एग्जैक्ट 1 लाख रुपए है, तो वहां पे अगेन यू डोंट हैव अ चॉइस। इन अ नॉन पीआई क्लेम वेयर द वैल्यू इज एग्जैक्टली 1 लाख, द केस स्टिल मस्ट बी फाइल्ड इन द काउंटी कोर्ट। अगर 1 लाख से ज्यादा होगी तो तब आपके पास चॉइस आ जाती है। अब यहाँ पे कभी कभी एमसीक्यू में इवन तो इस पे सवाल बहुत कम आता है, अगर ऐसा कोई केस आ जाए आपके सामने जिसमें यह बताया जाए कि अली जो है वो मौसम के अगेंस्ट एक क्लेम लेके आए, लेकिन उसमें कोई फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होता कि जब भी आप कोर्ट में जाते हैं आप डैमेजेस मांगने जाते हैं। डैमेजेस के अलावा भी सिविल में बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, दी इनफेमस बीइंग इंजंक्शन ऑर्डर, कि आपने कोर्ट को कहा कि किसी बंदे को किसी काम करने से रोक दें। अगर लेट्स से अली जो मेरे पास क्लेम लेके आए थे मौसम के अगेंस्ट, उसमें कोई फाइनेंशियल वैल्यू थी नहीं, तो अब हम क्या करेंगे? अब तो पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना, कि वो 50,000 से कम है या ज्यादा है, 1 लाख से कम है या ज्यादा है। तो जहां पे किसी भी क्लेम में मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, तो वहां पे दो फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए वो देखे जाते हैं। और वो क्या है? कोर्ट के सामने आप ये दिखाते हो कि बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस, या बेस्ड ऑन द इश्यूज इन द केस, या बेस्ड ऑन द पब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ द केस। क्योंकि तीन सिचुएशन मैंने आपको बताई, राइट? कि जहां पे भी आप कोर्ट में केस फाइल करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द क्लेम। लेकिन जहां पे फाइनेंशियल वैल्यू नहीं होती, अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो केस है वो काउंटी कोर्ट में जाना चाहिए या हाई कोर्ट में जाना चाहिए? उसमें सिंपल आप दो फैक्टर्स देखोगे, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस एंड द पब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ द केस। इस बेस पे अगर आप हाई कोर्ट को कन्विंस कर लें तो आप हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, वरना नॉर्मली आप कौन सी कोर्ट में फाइल करेंगे? काउंटी कोर्ट में। अब हम आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर। पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि कौन सी कोर्ट में केस फाइल होना चाहिए, और दूसरा क्या था कि केस की नेचर क्या है। अब हम तीसरी चीज पे आते हैं कि हाउ डू यू कैलकुलेट द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द क्लेम। अली मुझे ये कहते हैं कि फरहान भाई जब से क्लास शुरू हुई है माशाल्लाह से आपने 100 मरतबा बता दिया कि पीआई क्लेम में 50,000 देखा जाएगा, नॉन पीआई क्लेम में 1 लाख देखा जाएगा। अब आप अपने क्लाइंट से पूछ रहे हो कि आपके क्लेम की फाइनेंशियल वैल्यू क्या है।
अब जो आपका क्लाइंट है वो तो आपको बहुत सारी फिगर बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल अली ये कह सकते हैं कि यार मोहसिन ने मुझे गाड़ी मारी, मेरा आईफोन टूट गया, मेरी घड़ी भी टूट गई, मुझे भी चोट लगी, मेरे चश्मा भी टूट गया। तो उनका बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ लॉस हुआ है। अब जब एग्जाम में मेरे सामने सवाल दिया जाता है एमसीक्यू में, वो मुझे 10-15 डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस बता देंगे और मुझसे सवाल ये पूछा जाएगा कि बताओ हाउ डू यू कैलकुलेट द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द क्लेम इन ऑर्डर टू डिटरमिन कि जो केस है क्या वो काउंटी कोर्ट में जाना चाहिए या वो केस हाई कोर्ट में जाना चाहिए। अब इस रूल को समझने के दो तरीके। एक तरीका क्या है कि मैं आपको वो सारी फिगर्स बताऊं जो आप ऐड करोगे इन ऑर्डर टू डिसाइड कि क्या वो 50,000 का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा इन अ पीआई क्लेम, या 1 लाख का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा इन अ नॉन पीआई क्लेम। लेकिन ये रूल आप अगर पढ़ोगे तो आपका एमसीक्यू हो जाएगा गलत। अब इसको कैसे हम डिसाइड करेंगे कि जहां पे अली का जो क्लेम का फाइनेंशियल वैल्यू है, रूल हमें इस तरीके से याद रखना है। 5 ऐसी फिगर है, 5 ऐसी चीजें हैं जो आप डिसरिगार्ड करोगे, जिसको आप माइनस करोगे इन ऑर्डर टू डिटरमिन कि अली के क्लेम की फाइनेंशियल वैल्यू क्या है। तो अब आपको उस सिचुएशन में क्या रखना है, मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, अली मेरे पास है। अली ने कहा कि फरहान भाई मुझे मोहसिन के अगेंस्ट केस फाइल करना है। तो मैंने अली को कहा कि देखो अली, अब हमें डिटरमिन करना पड़ेगा कि आपके क्लेम की फाइनेंशियल वैल्यू कितनी है। अब आप मुझे जो भी फिगर बताओगे, 5 ऐसी फिगर है जिसको मैं डिसरिगार्ड करूंगा, उसको मैं माइनस करूंगा, और जो भी आपका उसके अलावा लॉस बच जाता है उसको हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद हम देखेंगे कि क्या वो 50,000 से ऊपर है कि नीचे है, क्योंकि उसी हिसाब से आप डिसाइड करोगे ना कि उनका केस कौन सी कोर्ट में जाना चाहिए। अब वो 5 कौन सी फिगर है जो आपको डिसरिगार्ड करनी है इन ऑर्डर टू डिटरमिन द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द क्लेम। नंबर 1 इज कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या है? आसान लफ्जों में जब भी मैं पूरे कोर्स में आपको बोलूंगा कि कॉस्ट का लफ्ज, इसका मतलब ये होगा कि जो भी लिटिगेशन करते हुए आपने कोई वकील किया, आपने कोई एक्सपर्ट किया, आपने कोई विटनेस किया, जो भी केस चलाने में आपका लीगल खर्चा होता है उसको कहा जाता है कॉस्ट। तो अली जब मेरे पास है, अली ने कहा कि फरहान भाई अभी आपने कहा इट डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द क्लेम, मैंने अपने वकील को 2 लाख पाउंड फी दिया क्योंकि वो 50,000 से ज्यादा है, इसका ये मतलब है हमारे पास चॉइस है। तो वहां मैं अली को क्या बोलूंगा कि अली जो भी कॉस्ट है, जो भी आप लीगल खर्चा करते हो उसको हम ऐड नहीं करते, उसको हम डिसरिगार्ड करते हैं। तो जब भी आपके क्लाइंट ने आपको कोई भी कॉस्ट बताई, कॉस्ट का मतलब क्या है कि मेरा फरहान भाई केस में लेट से 75,000 का खर्चा होगा एक्सपर्ट और वकील के ऊपर, उसको हम डिसरिगार्ड करेंगे। मैं अली को बोलूंगा जो आपका आज लॉस हुआ है, मोहसिन ने जो आपको गाड़ी मार दी, आपको जो जो लॉस हुआ मुझे सिर्फ वो बताया। सो द फर्स्ट फिगर दैट यू आर गोइंग टू डिसरिगार्ड इज कॉस्ट। द सेकंड फिगर इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? जब भी कोर्ट आपको कोई भी कॉस्ट देती है, जो भी आपको पैसे देती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के भी देती है इन ऑर्डर टू पीनलाइज समवन या फिर किसी के फेवर में। फॉर एग्जाम्पल अगर कोर्ट ने मुझे कहा कि फरहान भाई आप असद को 50,000 कॉस्ट दोगे, तो कोर्ट कह सकती है कि उस 50,000 के ऊपर 8% इंटरेस्ट भी आप दोगे। तो अगर अली मुझे ये कह देंगे फरहान भाई जब हमारा केस चलेगा ना, उस केस में 1 लाख रुपए तो मुझे सिर्फ वकील को देना, क्योंकि कोर्ट मुझे 1 लाख रुपए आखिर में देगी और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा, तो हम एक काम करते हैं इंटरेस्ट की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं 50,000। तो दोबारा मैं अली को क्या कहूंगा कि जो भी कॉस्ट है या जो भी इंटरेस्ट है उसको मैं डिसरिगार्ड करूंगा एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द क्लेम। क्योंकि कॉन्सेप्ट एक चीज याद रखना, अभी हम कोर्ट में गए नहीं है, अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि हमारा केस कौन से कोर्ट में जाना चाहिए। तो जब हम किसी भी कोर्ट में जाना चाहेंगे मैं आपसे पूछूंगा आपका एक्चुअल लॉस कितना हुआ है, जो भी आपका केस है। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है तो आपका भाई कितना डैमेज हो गया, पीआई क्लेम है तो आपका कितना लॉस हुआ। लेकिन अगर आप मुझे ये कहोगे कि मेरा केस में इतना खर्चा होगा या केस में मुझे इतना इंटरेस्ट मिलेगा, उसको हम डिसरिगार्ड करते हैं। तीसरी फिगर जो आप डिसरिगार्ड करते हो दैट इज काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम क्या होता है? बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैंने आप सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप सब मेरे पास आओ, मैं आपको सिविल पढ़ाऊंगा एंड इन रिटर्न आप लोग मुझे कंसिडरेशन दोगे। आप लोगों ने मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर दिया ये कह के कि फरहान भाई ने हमें क्लासेस नहीं दी। मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों के अगेंस्ट काउंटर क्लेम कर दिया। मैंने कहा कि मैंने क्लासेस दी थी और इन लोगों ने मुझे कंसिडरेशन दी थी। तो जहां आपने मेरे अगेंस्ट क्लेम किया और मैंने आपके अगेंस्ट क्लेम कर दिया, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है काउंटर क्लेम। अब काउंटर क्लेम की यहाँ पे रेलेवेंस क्या है?
मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो काउंटर क्लेम है ना उसको आप डिसरिगार्ड करते हो। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अली मेरे पास है। अली ने कहा फरहान भाई, मेरा क्लेम है मौसम के अगेंस्ट, इट्स अ पीआई क्लेम, और जो मेरा क्लेम है ना उसकी वैल्यू तकरीबन 25,000 पाउंड होगी। लेकिन मौसम जो है मेरे अगेंस्ट काउंटर क्लेम करने वाले हैं। मुझे पता है कि मौसम भी मेरे अगेंस्ट काउंटर क्लेम करेंगे, और उनकी वैल्यू है 75,000। फिर अली मुझे ये कहते हैं कि क्योंकि मौसम की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, चॉइस है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मौसम का केस काउंटी कोर्ट में नहीं हाई कोर्ट में जा सकता है। तो वहां मैं अली को दोबारा क्या कहूंगा कि यार अली आप एक काम करें, जो आपका लॉस हुआ है आप मुझे सिर्फ वो बताएं। मौसम आपके अगेंस्ट पोटेंशियली कौन सा काउंटर क्लेम करेंगे वो हमारा मसला नहीं, वो जाने, उनका अपना केस जाने। मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि आज जो मैं आपका केस लेके जा रहा हूँ आपका एक्चुअल लॉस कितना होगा। तो पहली कौन सी फिगर है जो आप डिसरिगार्ड करोगे? कॉस्ट। दूसरी इंटरेस्ट। तीसरी काउंटर क्लेम। दो और है हमारे पास। चौथी कौन सी है? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स क्या होता है? अली मेरे पास है। उन्होंने कहा कि फरहान भाई, मौसम ने मुझे गाड़ी मार दी जिसकी वजह से अगले 2 साल में काम पे नहीं जा सकता। तो इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ यूके अगर कोई बंदा है जो 2 साल नहीं जा सकता, तो सरकार क्या करती है, उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देती है, उनको पैसे देती है जब तक वो दोबारा से एलिजिबल हो जाए काम करने के लिए। तो अली ये कहते हैं कि यार गवर्नमेंट ने मुझे कंफर्म कर दिया है कि वो मुझे 1.5 लाख पाउंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देंगे। अब क्योंकि 1.5 लाख पाउंड 50,000 से ज्यादा है, तो अली कहते हैं फरहान भाई हमारे पास चॉइस है। तो वहां दोबारा मैं अली को क्या कहूंगा कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आपको कितने भी मिले, उसको हमें डिसरिगार्ड करना है, उसको हम प्लस नहीं कर सकते। आपका जो एक्चुअल लॉस हुआ है, आपको जितनी चोट लगी है, उसमें आपकी घड़ी टूटी, फोन टूटा, आपकी हड्डी टूट गई, सर फट गया, ये चीजें आप मुझे बताएं, उसको मैं ऐड करूंगा। लेकिन जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं उसको आप डिसरिगार्ड करते हो। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये इतनी सारी चीजें हम एग्जाम में अप्लाई कैसे करेंगे? एमसीक्यू बहुत सिंपल आएगा, और वो क्या आएगा कि अली इज द क्लेमेंट, मौसन इज द डिफेंडेंट, अली इज फाइलिंग अ पीआई क्लेम अगेंस्ट मौसन, और उसके फिर बाद आपको कुछ फिगर्स बता दी जाएंगी कि अली की घड़ी 10,000 पाउंड की थी, अली का जो बॉडीली इंजरी हुई है वो 25,000 पाउंड की है, अली की जो कॉस्ट है वो 5,000 है, जो काउंटर क्लेम है वो 70,000 है। तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स बता दी जाएंगी। आपको कैसे पता लगेगा कि अली की फाइनेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करते हुए आपको क्या चीज देखनी है? सिंपल, ये 5 चीजें आपको डिसरिगार्ड करनी है, उनको हटा दो। जो भी पीछे बच जाएगा उसको आप प्लस करके देखोगे कि वो कौन सी कोर्ट में जाना चाहिए। और वो 5 चीजें कौन सी है? नंबर 1 कॉस्ट, नंबर 2 इंटरेस्ट, नंबर 3 काउंटर क्लेम, नंबर 4 सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। अब हम आते हैं आखिरी के ऊपर। आखिरी कौन सी फिगर है जो हमें डिसरिगार्ड करनी होती है? दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अब कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होता है, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो। अली ने क्या किया? मौसम के अगेंस्ट केस फाइल किया। अली का क्लेम यह है कि मौसम जो है वो गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे। मौसम ने ये कहा कि अली ठीक है, आपकी बात सही है, मैंने आपको इंजरी कॉज की है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंट थे। अगर मैं गाड़ी तेज चला रहा था तो आप भी सिग्नल पे ध्यान नहीं दे रहे थे, आप भी भागते हुए मेरे सामने आ गए थे। अब कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में और काउंटर क्लेम में थोड़ा सा फर्क है, ये प्लीज याद रखिएगा। काउंटर क्लेम में क्या होता? अली कहता मौसम की गलती है, मौसम कहता मेरी कोई गलती नहीं, अली की गलती है। सो दिस इज क्लेम एंड काउंटर क्लेम। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ क्या हो रहा है, अली ने मौसम के अगेंस्ट केस फाइल किया, और मौसम डिनाई नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं हाँ भाई मेरी गलती है, मैं उसको तस्लीम करता हूँ, लेकिन 100% मेरी गलती नहीं थी, आप भी कहीं ना कहीं थोड़े से नेग्लिजेंट थे। अब कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का लॉ क्या कहता है यूके? अगर फरहान भाई ने आपके अगेंस्ट केस फाइल किया, कोर्ट अगर मुझे आखिर में 1 लाख पाउंड देना चाहती है, तो कोर्ट वहां पे, अगर कोर्ट को लगता है कि यार फरहान की भी थोड़ी सी गलती थी, तो 15 से 30% रिडक्शन लगा देते हैं मेरी जजमेंट के ऊपर। वो कहते हैं कि फरहान भाई 1 लाख रुपए हम आपको दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंट थे, तो हम उसमें से कुछ अमाउंट माइनस करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे अप्लाई करो, और वो क्या है? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जहां पे भी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस लिखी जाए आप उसको डिसरिगार्ड करोगे। अगर सवाल में कहीं नजर आया कि अली ने मौसम के अगेंस्ट केस फाइल किया, और मौसम ये इल्जाम लगा रहे हैं कि यार अली की भी गलती थी, और एग्जाम में वो बताते हैं कि भाई 15% कोड लगा सकती है, या अली के वकील ने बताया कि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो है 30% रिडक्शन लग सकती है, कोई भी फिगर आपको दी हो वो आप डिसरिगार्ड करते हो, उसको आप ऐड नहीं करते। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन,
और वो एक्सेप्शन क्या है? अनलेस अली खुद एडमिट करे, अली खुद कहे कि हाँ फरहान भाई जो मोहसिन बात कर रहे हैं ना, मैं भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंट था। मेरी कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस लेट से अगर 30,000 पाउंड थी, उसको आप ऐड कर लें इन ऑर्डर टू डिटरमिन द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द क्लेम। अब आई विल रिपीट दिस इंटायर थिंग बिकॉज इसके बाद हमारा बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। ये दो हमारे मेन कॉन्सेप्ट थे आज के। कैलकुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल वैल्यू में मैंने आपको क्या समझाया कि जहां पे जो भी आपका क्लाइंट है, जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो केस फाइल करना चाहता है, केस फाइल करते हुए यू आर गोइंग टू टेक इनटू अकाउंट द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द क्लेम। फाइनेंशियल वैल्यू आप किस तरीके से प्लस करोगे मैं वो आपको नहीं बता रहा, किस तरीके से डिसरिगार्ड करोगे वो आपको समझना है। अगर एग्जाम में 10-15 फिगर आपको दी हुई है, पांच ऐसी फिगर है जो आपको डिसरिगार्ड करनी है, आपको हटानी है, उसके अलावा जो भी फिगर बच जाएगी वो आप देखेंगे। और वो पांच कौन से? नंबर वन, कॉस्ट। नंबर टू, इंटरेस्ट। नंबर थ्री, काउंटर क्लेम। नंबर फोर, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। एंड नंबर फाइव, कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस। लेकिन कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस में एक एक्सेप्शन क्या है? जहां पे अली खुद एडमिट कर ले, वो कहें कि हाँ भाई मेरी भी गलती थी, फिर आप उस वैल्यू को भी अकाउंट में लेते हैं। अब हम आते हैं चौथे कॉन्सेप्ट के ऊपर। वो चौथा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब अली मेरे पास आए थे ना, मैंने माशाल्लाह से नया नया बाहर किया था आप लोगों की तरह, मैंने उनको गलत मशवरा दे दिया। गलत क्या मशवरा दिया? कि मैंने आपको ये बताया था कि इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है कि क्या अली का केस काउंटी कोर्ट में जाना चाहिए या उनका केस हाई कोर्ट में जाना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ सिचुएशन जहां पे मैंने अपने क्लाइंट को गलत एडवाइस देके उनका केस गलत कोर्ट में फाइल कर दिया। काउंटी कोर्ट का केस था, मैंने हाई कोर्ट में फाइल कर दिया, या हाई कोर्ट का केस था, मैंने काउंटी कोर्ट में फाइल कर दिया। तो मुझे अब सिंपल ये समझना है कि जब आप किसी भी क्लाइंट का केस गलत कोर्ट में फाइल कर देते हैं तो वो कोर्ट क्या कर सकती है? तो वो कोर्ट दो चीजें कर सकती है। सबसे पहली और सबसे लॉजिकल, कि वो आपको सही कोर्ट में भेजेगी, और सही कोर्ट में भेजने की जो भी ट्रांसफर कॉस्ट लगेगी वो भी क्लेमेंट के ऊपर इंपोज करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? अली ने कहा फरहान भाई केस फाइल करते हैं मौसम के केस। क्लेम की वैल्यू थी 25,000। 25,000 पीआई क्लेम कौन सी कोर्ट में जाना चाहिए? मस्ट गो टू द काउंटी कोर्ट। मैंने क्या किया? अली का केस गलती से हाई कोर्ट में फाइल किया। तो अब हाई कोर्ट क्या करेगी? उसको सही कोर्ट में भेज देगी। वो कहेगी कि यार ये हमारे पास केस नहीं आना चाहिए था, ये वापस काउंटी कोर्ट में भेजना है। अब काउंटी कोर्ट भेजने में जो भी ट्रांसफर कॉस्ट लगेगी, जो भी खर्चा होगा, वो किसके ऊपर इंपोज होगा? क्लेमेंट के ऊपर, अली के ऊपर। लेकिन एक दूसरी चीज भी हो सकती है, और वो दूसरी चीज क्या है कि पहले तो हम समझ गए ना कि अगर काउंटी कोर्ट में केस फाइल हुआ है तो वो हाई कोर्ट में भेज देगी, अगर हाई कोर्ट में फाइल हुआ है तो वो काउंटी कोर्ट में भेज देगी। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन भी है कि जहां पे जो आपने गलत कोर्ट में केस फाइल किया, वो गलत कोर्ट हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट के पास एक और ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि वो काउंटी कोर्ट में भेज दे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो अली को ये कहेगी यार अली बात सुनो, अब आप हमारे पास आ गए, अब क्योंकि आप हमारे पास आ गए हो, अब हम क्या करेंगे? आपको हमारे पास केस भी चलाएंगे। केस चलाने के बाद अगर आप आखिर में केस जीत जाते हो तो एज ए पेनल्टी, अगर हम चाहें तो आपके ऊपर अप टू 25% तक कॉस्ट रिडक्शन लगा सकते हैं। अब इस डेफिनेशन को मैं ब्रेक डाउन करता हूं ताकि आपको एक चीज क्लियर हो। पहली चीज क्या समझ आ गई कि जहां पे आपने अली का केस गलत कोर्ट में फाइल कर दिया, गलत कोर्ट क्या करेगी? आपको सही कोर्ट में भेज देगी। और सही कोर्ट में भेजने का जो भी कंप्लायंस की कॉस्ट आती है, फॉर एग्जाम्पल कोर्ट का स्टाफ होगा ना, वो स्टाफ सही कोर्ट में आपका केस लेके जा रहा है, तो उस स्टाफ का कुछ खर्चा होगा। तो जो भी सही कोर्ट में भेजने का, ट्रांसफर करने का कॉस्ट होगा, वो कोर्ट क्लेमेंट के ऊपर इंपोज करेगी, क्योंकि क्लेमेंट ने गलती से कोर्ट में केस फाइल कर दिया, राइट? दूसरी चीज क्या हो सकती है? अगर जो गलत कोर्ट है वो हाई कोर्ट है, मैंने गलती से अली का केस हाई कोर्ट में फाइल कर दिया, तो हाई कोर्ट कह सकती है कि यार अली एक काम करते हैं, हम आपको वापस नहीं भेज रहे, हम आपको अपने पास ही रख रहे हैं, आपका केस हाई कोर्ट में ही चलेगा। लेकिन जब आपका केस खत्म हो गया और आप केस जीत जाते हो, अगर हम चाहें तो आपको जो भी जजमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपको 1 लाख रुपए की जजमेंट अवार्ड होती है, उसके ऊपर अगर हम चाहें, हमारा डिस्क्रेशन है, हम अप टू 25% तक कॉस्ट रिडक्शन अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 लाख अवार्ड मिला, कोर्ट कह सकते हैं हम आपको 1 लाख नहीं, हम 25% डिस्काउंट लगा के 75 देंगे। अब लॉजिक क्या है सही? 25% कहाँ से आ गया? 25% का ये मतलब है क्योंकि आपने गलत कोर्ट में केस फाइल किया, तो हाई कोर्ट के पास डिस्क्रेशनरी पावर है कि वो आखिर में आपको पेनलाइज कर सकती है आपके ऊपर कॉस्ट रिडक्शन लगा के।
लेकिन इसमें दो तीन चीजें याद रखिएगा। वो क्या है? नंबर वन, कि ये हाई कोर्ट सिर्फ तब करेगी जब क्लेमेंट केस जीत जाए। नंबर टू, ये हाई कोर्ट का डिस्क्रेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जीतेगा तो हाई कोर्ट इंपोज करेगी, हाई कोर्ट की मर्जी है। नंबर थ्री, हाई कोर्ट अप टू 25% तक रिडक्शन लगा सकती है। अप टू 25% का क्या मतलब है? 5% लगाए, 10% लगाए, 15% लगाए, उनकी मर्जी है। लेकिन 25% से ज्यादा वो कभी भी रिडक्शन नहीं लगाएगी। अब हम आते हैं आज के पांचवें कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसके ऊपर एमसीक्यू मैंने बहुत कम देखे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में है तो मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। और वो क्या कॉन्सेप्ट है कि अली ने बोला फरहान भी देखें, माशाल्लाह से आधा घंटा हो गया, हमें क्लियर हो गया, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे पता है कि हमारा केस कौन सी कोर्ट में जाना चाहिए। अब बिस्मिल्लाह करते हैं, चलते हैं और कोर्ट में केस फाइल करते हैं। अब जब मैं अली का केस कोर्ट में फाइल करूंगा तो उसका प्रोसीजर क्या है? क्योंकि मैंने आपको दो कोर्ट बताई थी। पहले हम समझेंगे कि काउंटी कोर्ट में केस फाइल करने का प्रोसीजर क्या है, और फिर समझेंगे कि अगर आप हाई कोर्ट में फाइल करना चाह रहे हो तो उसका प्रोसीजर क्या है। क्योंकि अभी तक हमने ये डिसाइड किया, राइट, कि फाइनेंशियल वैल्यू के ऊपर या उनका केस काउंटी कोर्ट में जाएगा या उनके पास चॉइस था। चॉइस के बाद अगर वो चाहें तो काउंटी कोर्ट में भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि अली का केस कौन सी कोर्ट में जाना चाहिए, अब हम प्रैक्टिकली ये सोच रहे हैं कि वो केस हम कैसे कोर्ट में फाइल करेंगे। तो पहले वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि अली का केस काउंटी कोर्ट में जाना चाहिए, अब जहां पे आप काउंटी कोर्ट में केस फाइल करना चाह रहे हैं तो आपको एमसीक्यू में एक चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। और वो क्या है कि क्या अली का क्लेम इज मॉनिटरी इन नेचर, क्या वो पैसे मांग रहे हैं, या फिर इट्स अ नॉन मॉनिटरी क्लेम, पैसों के अलावा वो कोई रेमेडी मांग रहे हैं। अगर वो मॉनिटरी क्लेम मांगते हैं, उन्होंने केस फाइल किया और केस फाइल करने के बाद मोहसिन के अगेंस्ट वो 25,000 पाउंड का मॉनिटरी क्लेम लेके आए थे, हमने डिसाइड कर लिया कि उनका केस काउंटी कोर्ट में जाना चाहिए। तो मॉनिटरी क्लेम काउंटी कोर्ट में किस तरीके से फाइल होता है यूके में? चाहे अली मैनचेस्टर में रहते हो, मोहसिन लंदन में रहते हो, या यूके के किसी भी शहर में रहते हो, जहां पे भी इट्स अ मॉनिटरी क्लेम और वो क्लेम आप काउंटी कोर्ट में फाइल करना चाह रहे हो, तो वो इशू होता है सेंट्रली। सेंट्रली का मतलब क्या होता है? हमारे पास यूके में एक सिविल नेशनल बिजनेस सेंटर है, CNBC। सिविल नेशनल बिजनेस सेंटर नॉर्थहैम्पटन में बेस्ड है। तो चाहे अली लंदन में रहते हो, मोहसिन मैनचेस्टर में रहते हो, क्योंकि इनका मॉनेटरी क्लेम है और वो मॉनेटरी क्लेम काउंटी कोर्ट में फाइल होना है, तो अली अपना क्लेम भेजेंगे सिविल नेशनल बिजनेस सेंटर में। अब ये पॉइंट थोड़ा समझना कि अली ने डिसाइड कर लिया, चाहे अली मैनचेस्टर में रहते हैं, मोहसिन लंदन में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी क्लेम काउंटी कोर्ट का किस तरीके से मैनेज होता है? सेंट्रली मैनेज होता है। अब सेंट्रली मैनेज का मतलब क्या है? अली अपना क्लेम लेके जाएंगे या पोस्ट करेंगे, या तो फिजिकली लेके गए या उन्होंने पोस्ट कर दिया। कहाँ पे? सिविल नेशनल बिजनेस सेंटर में। CNBC के पास अली का केस आ गया। नेशनल बिजनेस सेंटर क्या करेगा? वो मोहसिन को बताएगा कि भाई आपके अगेंस्ट अली ने केस फाइल किया है, काइंडली आप इस केस का जवाब दें। मोहसिन क्या करेंगे? जो भी उनका डिफेंस है वो अपना डिफेंस किसको देंगे? सिविल नेशनल बिजनेस सेंटर। अब ये सिविल नेशनल बिजनेस सेंटर क्या करेगा? अब क्योंकि अली का केस मेरे पास आ गया, मोहसिन का डिफेंस मेरे पास आ गया, अब इस केस में हेयरिंग होनी है, क्योंकि अभी तक कागजी काम हो रहा था, केस जो है मैनेज हो रहा था। अब इस केस को हमें चलाना भी है। तो केस चलाने के लिए ये सेंटर क्या करेगा? आपको किसी भी काउंटी कोर्ट हेयरिंग सेंटर में भेज देगा। अब काउंटी कोर्ट हेयरिंग सेंटर क्या होता है? पूरे यूके के अंदर हर शहर में मुख्तलिफ जगहों पे आपके काउंटी कोर्ट हेयरिंग सेंटर्स होते हैं जहां पे जजेस बैठते हैं। तो जब आपने अपना केस सिविल नेशनल बिजनेस सेंटर में फाइल किया, अगले ने उसका जवाब दे दिया, अब सिविल नेशनल बिजनेस सेंटर क्या करेगा? आपके केस को ट्रांसफर करेगा पूरे यूके में किसी भी हेयरिंग सेंटर में, और आप दोनों को बता दिया जाएगा कि भाई आप दोनों जाएं, लीड्स में ये वाला हेयरिंग सेंटर है, यहाँ पे जाके आप अपनी हेयरिंग करेंगे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि आपका केस सेंट्रली मैनेज होगा। यूके के तमाम मॉनेटरी क्लेम्स यहाँ पे आएंगे और यहाँ से फिर एलोकेशन होगी कि उनका केस कहाँ पे किस हेयरिंग सेंटर में चलना चाहिए। अब ये वाला जो हेयरिंग सेंटर का पूरा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा बल्क यूजर का, आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा। बल्क यूजर का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 12 लोग हो, आप लोग मेरी एक हाउसिंग सोसाइटी है वहां पे रहते हो, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है
वो सारी मेरी कंपनी की तरफ से आती है। आप में से किसी ने भी मुझे बिल नहीं दिया, तो मेरा जो आपके अगेंस्ट क्लेम है, इट्स अ मॉनिटरी क्लेम, राइट? मैं रिकवरी मांगना चाह रहा हूँ ड्यूज की। तो बल्क यूजर का ये मतलब होता है कि एज ए कंपनी में आप सबके अगेंस्ट अलग अलग केस फाइल नहीं करूंगा। मैं एक ही केस में मैं जाऊंगा सिविल नेशनल बिजनेस सेंटर में, वहां पे मैं अपना मॉनिटरी क्लेम फाइल करूंगा आप सब लोगों के अगेंस्ट। तो ऐसा नहीं होगा फरहान वर्सेस आयशा, फरहान वर्सेस अली, फरहान वर्सेस अलिशा। ऐसा होगा फरहान वर्सेस आयशा एंड 16 अदर्स। तो तमाम लोगों के अगेंस्ट मैं सेम टाइम पे एक ही केस फाइल कर सकता हूं, इस केस को कहा जाता है बल्क यूजर। अब लेट्स से अली जब मेरे पास है, उनका जो क्लेम था इट्स अ नॉन मॉनिटरी क्लेम। उनको डैमेजेस नहीं चाहिए, उनको इंजंक्शन चाहिए फॉर एग्जाम्पल। तो जहां पे नॉन मॉनिटरी क्लेम होगा, हमने डिसाइड कर लिया कि वो हमें काउंटी कोर्ट में फाइल करना है। अगर काउंटी कोर्ट का मॉनिटरी क्लेम होता फिर तो हमने पूरी कहानी समझ ली सिविल नेशनल बिजनेस सेंटर वाली। लेकिन क्योंकि इट्स नॉट अ मॉनिटरी क्लेम, तो अब मैं अली का केस कहाँ फाइल करूंगा? किसी भी काउंटी कोर्ट हियरिंग सेंटर में। अब वो पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि पहले मेरा केस जाएगा सिविल नेशनल बिजनेस सेंटर में, वो फिर अगले से जवाब मांगेंगे, उसके बाद एलोकेशन होगी। वो सिर्फ तब फॉलो किया जाएगा जहां पे आपका जो क्लेम है इट्स मॉनिटरी नेचर। लेकिन जहां पे इट्स नॉन मॉनिटरी, आप पैसे नहीं मांग रहे, तो अली का केस मैं पूरे यूके में किसी भी काउंटी कोर्ट हियरिंग सेंटर में अपना जाके केस फाइल कर सकता हूं। अब यहीं पे हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, और वो ये है कि अगर अली का क्लेम मॉनिटरी है, तो हम समझ गए फरहान भाई हम सिविल नेशनल बिजनेस सेंटर में जाता है। लेकिन मॉनिटरी क्लेम्स के लिए एक और यूके में कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको कहा जाता है मनी कोर्ट ऑनलाइन। कि अगर आपका स्ट्रिक्टली मॉनिटरी क्लेम है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो। अब ऑनलाइन का क्या मतलब है? सिंपल मेरे साथ एक चीज इमेजिन करो कि मैंने लैपटॉप खोला, मैं एक वेबसाइट पे गया, उस वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन मैंने अपना क्लेम फाइल कर दिया। तो अली ने अपना क्लेम फाइल कर दिया मोहसिन के अगेंस्ट ऑनलाइन बैठ के। मोहसिन क्या करेंगे? अपना जवाब ऑनलाइन ही फाइल करेंगे। सिविल नेशनल बिजनेस सेंटर में क्या था, फिजिकल हो रहा था, आप जा रहे थे, आप केस फाइल कर रहे थे, वो मोहसिन पे सर्व हो रहा था, मोहसिन अपना डिफेंस दे रहे थे, सब कागजी काम था। ऑनलाइन में क्या होगा? ऑनलाइन आप अपना क्लेम फाइल करोगे डिफेंडेंट के अगेंस्ट, डिफेंडेंट क्या करेगा? ऑनलाइन ही उसका जवाब देगा। और उसके बाद जब क्लेम आ गया और जवाब आ गया, आपको हियरिंग सेंटर एलोकेट किया जाएगा कि अब आप इस जज के सामने जाके अपनी सबमिशन रखें। अब सवाल ये कि फरहान भाई हमें कैसे पता लगेगा कि हम सिविल नेशनल बिजनेस सेंटर वाला प्रोसेस फॉलो करें या ऑनलाइन वाला फॉलो करें? बहुत सिंपल है। ऑनलाइन प्रोसीजर की कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। ये मेथड आप सिर्फ तब यूज कर सकते हो, नंबर वन, जहां पे द वैल्यू इज नॉट मोर देन 1 लाख पाउंड, 1 लाख पाउंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड नंबर टू, डिफेंडेंट्स दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए। डिफेंडेंट का क्या मतलब है? गाली ने केस फाइल किया, उन्होंने अलिशबा, अरीबा, अरूज जैसा 4 लोगों को सू कर दिया, तो अब यहाँ पे मेथड यूज नहीं हो सकता। ये मेथड सिर्फ तब यूज हो सकता है जहां मैक्सिमम 2 डिफेंडेंट हो या उससे कम हो, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, और जब मैंने अली का केस सुना, मैंने अली को यह एडवाइस किया कि यार आपका जो केस है वो हाई कोर्ट में जाना चाहिए। अभी तक तो हम काउंटी कोर्ट की बात कर रहे थे, राइट? अगर आप अपने क्लाइंट को ये कहते हो कि जो आपका केस है वो हाई कोर्ट में जाना चाहिए, तो हाई कोर्ट के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि यूके के अंदर हमारे पास डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं। जो मेन हाई कोर्ट है वो लंदन में बेस्ड है, जिसको कहा जाता है रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस, RCJ। और उसी हाई कोर्ट की डिफरेंट शहरों में ब्रांचेस हैं, जिसको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रीज। तो जहां पे आप हाई कोर्ट में क्लेम फाइल करना चाह रहे हैं, MCQ कभी कभी आ जाता है कि लेट्स से अली जो है वो लंदन में रहते हैं, मोहसिन मैनचेस्टर में रहते हैं। अली अपना केस कौन सी हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं? वो लंदन में भी फाइल कर सकते हैं रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, या वो हाई कोर्ट की किसी भी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री में कहीं पे भी जाके, जहां पे भी हाई कोर्ट बेस्ड है, वहां पे वो अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं। एंड नाउ आई कम टू द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे। इवन दो ये सबसे माइन्यूट कॉन्सेप्ट है आज का, लेकिन ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 24 तक हर जगह ये अप्लाई होता है। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर राइडिंग ऑब्जेक्टिव। अब ये ओवर राइडिंग ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूँ, और वो सिचुएशन क्या है कि जहां पे अली मेरे पास आए, अली ने कहा कि फरहान भाई केस फाइल करना है मोहसिन के अगेंस्ट।
अली और मोहसिन ने अपना क्लेम फाइल किया। हम अब किसके सामने आ गए? असद खान के सामने। असद कौन है? जज। अब ये ओवरराइडिंग ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारे जज साहब होता है, ये उनके ऊपर एक ड्यूटी अप्लाई होती है जिसको कहा जाता है ओवरराइडिंग ऑब्जेक्टिव। इस ड्यूटी को समझने के लिए आपको सिर्फ दो लफ्ज पता होना चाहिए। एक होता है जस्ट और एक होता है प्रोपोर्शनेट। कि जो भी जज होगा, जिसके सामने जो भी पार्टीज आई हैं, जब भी वो किसी भी केस को सुनेंगे, उनको जस्ट रहना है। जस्ट का क्या मतलब है? इंसाफ रखना है। एंड नंबर टू, उनको प्रोपोर्शनेट रहना है। प्रोपोर्शनेट का क्या मतलब है? कि जो भी पार्टीज का खर्च है उसको बचाना है। दोनों जो पार्टीज हैं उनके बीच में इक्वालिटी रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जज हूँ, मेरे सामने अली आ गए और मेरे सामने मोहसिन आ गए, मुझे मेक श्योर करना है कि मैं दोनों की बात सुनूं, दोनों का एविडेंस सुनूं, किसी एक की साइड ना लूं। अब ये मुझे कैसे पता लगेगा कि किसी भी केस में एज अ जज जस्ट एंड प्रोपोर्शनेट किस तरीके से अप्लाई होगा? वो डिपेंड करता है कि केस कितना कॉम्प्लेक्स है, केस की फाइनेंशियल वैल्यू कितनी है, कितनी सारी रिसोर्सेज हमें किसी पार्टी को देनी पड़ेगी। अगर अली मेरे सामने है, मोहसिन मेरे सामने है, अगर उनका केस बहुत सिंपल है, तो मैं एज अ जज कह सकता हूँ कि भाई मुझे ज़्यादा एविडेंस नहीं सुनना, मुझे कम एविडेंस सुनना है। मुझे अली आपके भी दो विटनेस चाहिए, मोहसिन आपके भी दो विटनेस चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पे इस ड्यूटी की एप्लीकेशन अलग मुख्तलिफ हो सकती है। आपको ये चीज़ें याद नहीं रखनी, ये चीज़ रट्टा नहीं लगाना। आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ओवरराइडिंग ऑब्जेक्टिव होता क्या है। ओवरराइडिंग ऑब्जेक्टिव का एक लाइन में ये मतलब है कि दोनों पार्टीज के बीच में इंसाफ रखना है और दोनों पार्टीज का केस में खर्चा बचाना है। अब ये जो ड्यूटी होती है ओवरराइडिंग ऑब्जेक्टिव वाली, ये सिर्फ जज के ऊपर अप्लाई नहीं होती, ये इक्वली अप्लाई होगी अली के ऊपर और मोहसिन के ऊपर। इसको कहा जाता है ड्यूटी ऑफ एक्टिवली मैनेजिंग द केस। कि जो अली अपना केस लेके आए और जो मोहसिन इसको डिफेंड कर रहा है, इन दोनों के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि ये आपस में कॉपरेट करें, ये इश्यूज को आइडेंटिफाई करें। अगर कोई एडीआर मेथड, मीडिएशन, नेगोशिएशन, किसी भी मेथड से मसला हल हो सकता है तो उसको एक्सप्लोर करें। क्यों? क्योंकि यूके में ऐसा नहीं होता कि आप बस कोर्ट में आ गए, अब आप एक दूसरे से लड़ते रहोगे। दोनों पार्टीज को एट ऑल टाइम्स कॉपरेट करना है। कॉपरेट कैसे करते हैं वो हम आगे हर लेक्चर में समझते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या समझना है? जज को दोनों पार्टीज को इक्वल फुटिंग पे रखना होता है और दोनों पार्टीज को एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना होता है। जो भी उनके इश्यूज हैं वो शुरू में डिसाइड करने चाहिए ताकि ट्रायल हमारा जल्दी से खत्म हो। अगर कोई ऐसा केस है जो कोर्ट में नहीं, आउट ऑफ कोर्ट किसी एडीआर मेथड के थ्रू हल हो सकता है, तो हमें वो एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा, जब मैं ये कहता हूँ कि अली और मोहसिन को एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो मोहसिन की ऑब्लिगेशन है अली उनको याद दिलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोहसिन को भाई टाइम पीरियड है कि वो किसी भी केस का डिफेंस देंगे, अगर वो उनको याद नहीं है तो अब ये अली की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मोहसिन को बताएंगे भाई आपने डिफेंस नहीं दिया। कॉपरेट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अगली पार्टी को याद दिलाओगे कि उसके क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं। दिस वॉज चैप्टर नंबर 1। अब आपने जो जो सवाल किए उसके वन बाय वन में आपको आंसर देते हैं।